नमस्ते दोस्तों। कहानी रेडियो प्रोग्राम में आज सुनिए हरि भटनागर जी की कहानी घोंसला। हरि जी भोपाल में रहते हैं। उनके लिखे 2 उपन्यास, एक थी मैना एक था कुम्हार तथा 2 गज जमीन सहित कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। रूस के पुष्किन सम्मान समेत भारत के कई राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित एवं मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी भोपाल की साहित्यिक पत्रिका साक्षात्कार के संपादक रहे हरि भटनागर जी वर्तमान में रचना समय पत्रिका के संपादक हैं। हमारे श्रोताओं के साथ इस कहानी को साझा करने की अनुमति देने के लिए हरि भटनागर जी का आभार। तो चलिए शुरू करें कहानी। वैसे तो कौवे कहीं दिखते नहीं, भूले भटके दिख गए तो मैं असहज हो जाता हूँ। यह असहजता इतनी बढ़ जाती है कि लगता है हृदय की धड़कन पर इसका असर हो रहा है और किसी भी वक्त दिल का दौरा पड़ सकता है। मैं बचाव के प्रयास करता हूँ लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता। ऐसा ही उस वक्त हुआ जब मैं अपने बहुत ही करीबी दोस्त के साथ शहर से काफ़ी दूर ढाबे में बैठा चाय पी रहा था। शाम का झुटपुटा था, आसमान सुर्ख था, खेतों से आती हुई ठंडी हवा बहुत ही सुखदाई थी और हम इसी की चर्चा कर रहे थे। अचानक सड़क के पास बिजली के तार पर बैठा एक कौवा दिखा जो काँव काँव करता तार पर चोंच मार रहा था। मैंने कौवे को देखा और असहज हो गया। हृदय की धड़कन बढ़ गई, हाथ से भजिए का टुकड़ा गिर पड़ा। मैं खाट से उठ खड़ा हुआ और तकरीबन दौड़ता हुआ सा ढाबे के अंदर घुसा, मानो छिपने की जगह ढूंढ रहा हूँ। छिपने की जगह ढाबे के पीछे थी। मैं वहां आकर खड़ा हो गया। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतने बेचैन क्यों हो गए? सहज होने पर मैंने दोस्त को अपने साथ घटा एक वाकया सुनाया। 40 साल पुरानी बात है। उन दिनों मैं नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियां बिताने गया था। वे शाजापुर में रहते थे। उन दोनों के सिवाय घर में कोई दूसरा व्यक्ति न था। एक माली था जो बगीचे में बनी फूस की झोपड़ी में रहता था। नाना के सिर्फ एक ही संतान थी जो मेरी माँ थी। हम भोपाल में रहते थे, एक छोटे से फ्लैट में। पिता भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में सुपरवाइजर थे और माँ घरेलू महिला। उनका मैं इकलौता बेटा जो गर्मी की छुट्टियां लगते ही नाना नानी के घर की ओर, वो मुहावरे में कहें तो खूंटा तोड़ा के भागता था। पता नहीं क्यों पर नाना नानी के यहाँ मुझे भारी सुकून मिलता। क्या तो घर था उनका, मतलब घर तो खपरेल का था लेकिन इंतहा खूबसूरत, काफ़ी ऊंचा, दीवारें एकदम उजली, कई सारे कमरे, दालान और बड़ा सा आंगन। घर के आगे फुटबॉल के मैदान जैसी जगह थी, कटीले तारों से घिरी। ऐसी ही जगह पिछवाड़े भी थी। हर तरफ आंवले, नीम, जामुन, पीपल, शहतूत, कबीर, चिरौंजी, बरगद, सतपत्ता, बबूल और बेल के असंख्य पेड़ थे जिनकी चितकबरी धूप छांव में मुझे दौड़ना खेलना बहुत भाता था। नाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे और पेड़ पौधों और खासकर पंछियों से उन्हें बहुत लगाव था। नाना उनके रखरखाव और संरक्षण की जानिब हर वक्त तत्पर रहते थे। यही वजह थी कि लोग उन्हें सालेम अली कहकर पुकारते। नाना को यह संबोधन अच्छा लगता, खुशी देता था। खैर, आगे की तरफ पेड़ों के बीच में तालाबनुमा गड्ढा था जिसमें ज्यादातर प्रवासी पक्षियों का जमघट लगा रहता। क्या तो सुंदर पंछी थे वहां, मैं तो उन्हें देखता ही रह जाता था। किसी पंछी को मैं पकड़ना चाहता तो नाना मना करते थे। कहते, एक तो तुम उन्हें पकड़ नहीं पाओगे, दूसरे पकड़ोगे तो चोट खा जाओगे, इसीलिए पंछियों को दूर से देखो। ये तरह तरह के फूल हैं, इन्हें अपनी तरह से जीने दो। नाना 70 पार के थे, दुबले पतले, हल्के नीले रंग का चश्मा पहनते थे। पैंट, कमीज और खद्दर की जैकेट उनकी पोशाक थी। चमड़े के पट्टे वाली घड़ी वे दाएं हाथ में पहनते। सिर में घने बाल थे, एकदम सन्न जैसे सफेद। दांत दूध की तरह चमकते थे। पूरे 32 दांत थे नाना के, ऐसे ही नानी के भी थे। नाना जहाँ चुस्त दुरुस्त थे, नानी ढीली थी, सांस के रोग की वजह से सुस्त, लेकिन काम काज घर गृहस्थी का वो खुद ही करती थी। नाना को किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती थी। खैर, घर के पीछे आगे जैसा ही नज़ारा था, लेकिन मुझे घर के आगे ही खेलने कूदने में मज़ा आता था। उन दिनों मैं 11वीं का छात्र था, पढ़ने में ज़रा भी मन नहीं लगता। दिन भर कैरम लूडो खेलता रहता अपने कई सारे दोस्तों के साथ। माँ हर समय घर गृहस्थी के काम में भिड़ी रहती, उन्हें ज़रा भी फुर्सत ना मिलती कि कुछ पल खाली बैठ जाएं। हर वक्त काम में भिड़े रहना ही उन्हें अच्छा लगता।
खैर, मैं उबाऊ इम्तहान के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। किसी तरह दिन गिन गिन कर इम्तहान ख़त्म हुए। मैंने शाहजहाँपुर की ट्रेन पकड़ी और सीधे नाना के घर के सामने था। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वह यह है कि मेरे पिता मेरे इम्तहान के 6 माह पहले पता नहीं किस बीमारी की गिरफ्त में आ गए कि उन्होंने खाट पकड़ ली। हाथ पैर कहें, समूचा शरीर सुन्न। इस बीमारी का कहीं इलाज ना था। हर जगह दिखलाया गया मगर बेकार। वे टुकुर टुकुर हम सबको देखते पर कुछ बोल नहीं पाते। सारे काम उनके खाट पर होते। माँ हर वक्त उनकी सेवा टहल में लगी रहती। अब वह और भी व्यस्त हो गई थी। नाना नानी चाहते थे कि हम शाहजहाँपुर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन इलाज के चलते ऐसा संभव ना था। पिताजी की बीमारी के चलते मेरा नाना के यहाँ जाना टल सकता था। मैं हिचकिचा भी रहा था, लेकिन माँ ने मुझे रोका नहीं बल्कि उत्साहित किया। खैर, नाना नानी मुझे देखकर भारी खुश हुए। लंबे समय से वे मेरे आने के इंतज़ार में थे। माँ बाप तो किसी तरह निकल नहीं सकते थे, मैं निकल सकता था। जैसा कि पहले कहा, खूंटा तोड़ा के भागा। सच कहूँ, मुझे भोपाल ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मन शाहजहाँपुर में नाना नानी के घर में रमता था। नाना के घर आए मुझे 1 सप्ताह ही गुजरा था कि एक घटना घट गई और मुझे भोपाल भागना पड़ा, भारी मन से। फिर मैं शाहजहाँपुर आ न पाया, नाना की मौत पर भी नहीं। आया भी तो स्टेशन से मुझे लौटना पड़ा था, मुंह छिपा कर। बात यूँ थी कि हाल ही में हुए जिगरी दोस्त गुन्नू के साथ मैं बाहर पेड़ों की चितकबरी धूप छाँव में फुटबॉल खेल रहा था। नाना हमारे रेफरी थे। सहसा नानी की आवाज़ देने पर नाना खेल के बीच में अंदर चले गए, ये कहकर कि खेल अभी बंद रहेगा, मेरे लौटने पर शुरू होगा। लेकिन हम माने नहीं, खेल जारी रखा। मैं हार रहा था, गुन्नू जीत रहा था। मुझे हारना सहन नहीं हो रहा था, वह भी अपने घर, अपने नाना के घर में। मैं बेतरह चिड़चिड़ा उठा था और आखिर में गुन्नू से लड़ पड़ा। 1-2 गोल होते तो कोई बात नहीं थी, पूरे 20 गोल। मैं गुन्नू को मार बैठा। गुन्नू ने पहले इसे मजाक में लिया, लेकिन दूसरे फैट पर वह गुस्से में आ गया। जवाब में उसने मुझे कई करारे फैट मारे। इस बीच नाना आ गए और हमें परे किया। गुस्से में मैं वहीं पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में पसर कर बैठ गया। गुन्नू भुनभुनाता हुआ अपने घर भाग गया, नाराज होकर, कभी ना आने की कहकर। नाना मुझे समझाने लगे कि खेल में कभी लड़ना नहीं चाहिए। वे समझाते हुए घड़ी वाला हाथ उठा उठा कर बोल रहे थे। नाना इंतहा गोरे थे, हाथ उनका बहुत सुंदर लग रहा था। यकायक मैं मुस्कुरा उठा। नाना समझे कि मैं उनकी समझाइश पर मुस्कुराया, इसलिए वे भी मुस्कुरा उठे और उस गड्ढे की तरफ बढ़ गए जिसके गिर्द बहुत सारे पंछी चहचहा रहे थे। मैं नाना को पेड़ों के बीच से जाता देख रहा था। पेड़ों के बीच टॉर्च जैसी सैकड़ों लाइट की बौछार में वे छाया जैसे डोलते दिख रहे थे। एक जगह ठहरकर छाया जमीन पर गिरी सूखी लकड़ियां उठाने लगी और एक तरफ जमाने लग गई। छाया से नजर हटाकर मैंने घर की ओर देखा, जिसके खपरेल पर पता नहीं कहाँ से एक जंगली कबूतर आ बैठा और गला फुला फुला कर जोर जोर से गुटर गूं करने लगा। एक टिटहरी सिर के ऊपर से आवाज़ करती, पंखों की हवा मारती गुजरी। मेरे सामने एक गिलहरी थी जो अंजुरी में कुछ लिए खा रही थी, मुझे देखते हुए। सहसा वह तेज गति से पीपल के पेड़ पर सर्रा के चढ़ी तो मैं पीपल के पेड़ को गौर से देखने लगा। पेड़ में हर तरफ हरे हरे छोटे छोटे निहायत ही चिकने पत्ते थे। ठंडी हवा में वे थरथरा रहे थे। सहसा मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैं उठा और पेड़ पर चढ़ने लगा। मैं बहुत ही संभल कर चढ़ा और चढ़ता चढ़ता पुलुई तक आ गया। यहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। पुलुई पर एक घोंसला था, बहुत ही सुंदर और मजबूत। ऐसा था जैसे लोहे के बारीक बारीक तारों से गूंथ कर बनाया गया हो। घोंसले की शक्ल मशाल नुमा थी। उस वक्त उसमें कोई पंछी नजर नहीं आ रहा था, आसपास भी कोई नहीं था। किसी बड़े पंछी का घोंसला लगता था वह। शायद उस कौवे का था जो आंगन की मुंडेर पर सुबह शाम खाने की टोल में दिखता। सहसा पता नहीं गुन्नू से हार की चिढ़ थी या क्या, मैंने घोंसले को हिला डाला जैसे गुन्नू को मार रहा हूं, पर घोंसला नहीं हिला।
जोरों का मुक्का मारा तब भी नहीं। पता नहीं फिर क्या फितूर चढ़ा कि उसे उखाड़ फेंकना चाहा। कोशिश की लेकिन ऐसा कुछ हो न सका। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि घोंसला अस्त व्यस्त हो गया। फिर मैंने एक टहनी तोड़ी और ज़ोर ज़ोर से उस पर वार करने लगा। वार का असर हुआ। घोंसले की मजबूती ढीली पड़ गई और वह अपनी जगह से हिल गया, नुच सा गया और उसके अंदर से 2 चूजे ची ची करते मुंह खोले फड़फड़ाने लगे कि तभी वह कौवा आ गया जिसका घोंसला था। फिर क्या था, घोंसले की हालत देख कौवे की आंखों में जैसे आग भर गई हो। उसका समूचा शरीर क्रोध से कांप उठा था और उसी के बहाव में वह ऐसा चिल्लाया कि क्षण भर में सैकड़ों की तादाद में कौवों का हुजूम इकट्ठा हो गया। नाना नीचे खड़े थे, भारी नाराज। हाथों के दोनों पंजों से वे मुझे संभल कर नीचे उतर आने का इशारा कर रहे थे। नानी भी उनके पीछे आ खड़ी हो गई थी, सिर का आंचल संभालती। मैं नीचे उतरने को हुआ कि इस बीच उस कौवे ने भारी चिल्लाहट के बीच मेरे मुंह पर दोनों पंजे मारे और पंख फड़फड़ाते हुए दोनों पंजों में सिर के बाल पकड़ लिए। दोनों पंजों में बाल भरे थे, सिर पर बैठना संभव नहीं था, इसीलिए बेतरह पंख फड़फड़ाता वह सिर पर चोंच मारने लगा, जैसे रोते हुए गुस्से में कह रहा हो, हाय हाय, मेरा ठीहा चौपट कर डाला, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तेरा सत्यानाश हो जाए कमीने, अब मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो गत बनाऊंगा तेरी कि जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी का घर उजाड़ने, उनके बच्चों को मारने का नतीजा क्या होता है। नीचे से नाना के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वे कौवे को डराना चाह रहे थे, ईंटे की झूठी मार सी करते हवा में हाथ लहरा रहे थे। अब मैं बहुत सारे कौवों से घिरा था जो भयंकर रोर करते मुझ पर झपटते हुए पंजों और चोंचों से मुझे घायल करना चाहते थे। घोंसले वाला कौवा चमगादड़ की तरह अब मेरे चेहरे पर झूल गया था। बावजूद इसके वह मेरी आंखों पर चोंच मारने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहता था। मुझे काटो तो खून नहीं, लग रहा था कि यह कौवा चोंचों की मार से सिर छेद डालेगा, आंखें फोड़ डालेगा और तब मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ूंगा। और इस बीच कौवे ने मुझ पर इतनी चोंचें मारी कि सिर में ठंडा ठंडा सा एहसास हुआ, कुछ गीला गीला सा लगा। यह ठंडा गीला एहसास होठों के कोरों तक था। सहसा होठों के कोरों पर खारापन सा लगा। हथेली लगाई तो खून था जो सिर से होता हुआ माथे, आंखों, गाल के रास्ते मुंह के कोरों से सरकता छाती पर टपक रहा था। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश था और नाना की खाट पर पड़ा था। सिर पर पंखा झलते हुए नानी रो रही थी। नाना सिरहाने खड़े थे, अफसोस में। उनकी आंखों में रोष था। घोंसला नोचने से वे नाराज से थे और अंदर ही अंदर इस बात से खुश कि किसी के घर उजाड़ने की सजा लाजमी थी। मैं शर्मिंदगी में था और नाना से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वहीं नानी थी जिनकी आंखों में गुस्सा था, कौवे के प्रति नहीं वरन नाना के लिए, जिनके पंछी प्रेम ने नाती की दुर्गति करवा दी और अब अंदर ही अंदर खुश हैं। मैं पुलुई से नीचे आ गिरा था। आश्चर्य था कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी मुझे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। नाना की सफेद बरौनियों के पीछे चमकती अनुभवी आंखों ने स्पष्ट कर दिया था कि घबराने और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ऊपरी चोट है, घर में इलाज हो जाएगा। 1 माह लग गया मुझे ठीक होने में। चोट की वजह से मैं घर में ही कैद था, बाहर नहीं निकल पाया। ज्यादातर मैं खाट पर पड़ा रहता, उठा ही नहीं जाता था। नाना नानी बहुतेरी औषधियों का मेरे शरीर पर दिन में कई बार लेप करते, बर्फ और गर्म पानी से सिकाई करते। तीमारदारी करते नाना को देखकर लगता जैसे अफसोस में हो, कुछ कुछ दुखी से, जैसे सोच रहे हो कि मुझे कुछ ज्यादा ही सजा मिल गई। जो कुछ घटा नादानी थी। मैं कराहता, सोने का प्रयास करता, लेकिन सो नहीं पाता। रोशनदान और कांच की खिड़कियों पर अक्सर रह रहकर किसी परिंदे के फड़फड़ाने और चोंच मारने की आवाजें आती रहती। एक दिन नाना ने बताया कि वह कौवा है जो तुम्हारी टोह में बेचैन इधर उधर डोलता रहता है। धीरे धीरे तकलीफ कम होती गई और मैं स्वस्थ महसूस करने लगा। एक दिन जब नाना नानी घर के पिछवाड़े सब्जियां तोड़ रहे थे तो मैं खाट से उठा और धीरे धीरे चलता बाहर के दरवाजे तक आ पहुंचा। जालीदार दरवाजे से बाहर का दृश्य हल्के नीले मर्तबान में होने का सा एहसास दिला रहा था। मैं अपने को रोक ना सका और धीरे से सिटकनी नीचे सरकाई और बाहर आ खड़ा हो गया। बाहर खड़े होते ही जैसे मुझ में जान सी आ गई हो।
मैं प्रफुल्लता से भर उठा। अंदर की तुलना में बाहर ठंडक थी। बहुत ही सुंदर ठंडी हवा बह रही थी जिसमें फूलों की भीनी सुगंध बसी थी। मैंने जोरों की सांस ली और पीपल की उस पुलुई की ओर देखा जिस पर मैं चढ़ा था। वहां मुझे काली पन्नी सा हिलता कुछ दिखा। वह पन्नी नहीं, कौवा था। इस बीच पता नहीं क्या हुआ, कौवा यकायक जोरों से चिल्लाया, मानो सभी कौवों से इकट्ठा होने के लिए हाँक लगा रहा हो। फिर तीर की तरह सन्नाटा मेरी ओर उड़ता आया। भयंकर गुहार के बीच अनचित्ते में उसने अपने दोनों पंजों से मेरे सिर के बाल पकड़ लिए और सिर पर जोर जोर से चोंच मारने लगा, बेतरह चिल्लाता, पंख फड़फड़ाता। जब तक नाना नानी पीछे से दौड़े आते, सैकड़ों कौवे इकट्ठा थे और मैं पीपल के नीचे घायल पड़ा था। भारी मुश्किल के दिन थे। नाना नानी परेशान, आसपास के लोग, खासकर गुन्नू भी ऐसे ही परेशान, कुछ भी करने में असमर्थ, अवाक और लाचार। गुन्नू मेरे पास अक्सर आ बैठता और एक ही बात दोहराता कि कौवा सृजन से ही चिढ़ा है, मुझे देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। अब मैं किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं निकल सकता था। कौवा ताक में बैठा था, कहीं छिपा हुआ। कह सकते हैं कि कौवे ने मेरा जीना मुहाल कर दिया था। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था, पर वह किसी भी सूरत में मुझे माफ़ करने को तैयार न था। सैकड़ों कौवे उसके पीछे थे, मरने मारने को तैयार। छुट्टियां खत्म हुई और स्कूल खुल गए थे। अब मेरा यहाँ से निकलना लाजमी था, पर निकले कैसे, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। नाना ने एक रास्ता निकाला। पड़ोसी गिरधर की बंद जीप बुलवाई गई। गिरधर खुद ही उसे चला रहे थे। फटाफट तैयार होकर मैं उसमें बंद हो गया। आश्चर्य ही किया जा सकता है कि मेरे जाने की भनक कौवे को लग गई थी और वह अपने बहुत सारे साथियों के साथ भयंकर शोर मचाता जीप का पीछा करता रहा। यही नहीं, जिस ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा वहां भी कौवा आ पहुंचा था और आक्रामक मुद्रा में था। साथी कौवे भी उसके साथ थे। 2 महीने गुजरे होंगे कि घर में एक दुखद खबर आई। नाना गुजर गए। बड़ा संकट था। पिता को छोड़कर माँ शाजापुर जाने में लाचार थी, रोकर रह गईं। मुझे ही नाना के क्रियाकर्म की सारी रस्में पूरी करनी थी। मैं कौवे से डरा हुआ जरूर था, लेकिन यह बात अंदर से बलवती थी कि काफी समय गुजर गया है, कौवा भूल भाल गया होगा, कौन इतने दिनों तक रार पाले रहेगा। इसलिए मैं निश्चिंत था, बात मन से निकल गई थी। मैं ट्रेन में बैठा और शाजापुर स्टेशन पर उतरा कि पता नहीं कहाँ से वह कौवा आ गया। सोचता हूँ नाना की मौत की खबर कौवे को थी और उसे इस बात की भी चेतना थी कि मैं नाना का करीबी हूँ। जिस रास्ते गया हूँ उसी रास्ते लौटूंगा, मौत पर तो जरूर ही आऊंगा। सो वह स्टेशन पर पहले से आ डटा था, मेरा इंतजार सा करता। फिर क्या था, मुझे देखते ही वह ऐसा चिल्लाया कि सैकड़ों कौवे पलक झपकते स्टेशन पर आ गए। कौवों का जबरदस्त शोर और मोर्चाबंदी। मैं बेतरह डरा हुआ, कांपता, बेहाल। नाना का शव अंतिम संस्कार के लिए मेरा इंतजार कर रहा था और मैं था इतना डरा, भयभीत कि इतनी हिम्मत ना जुटा पाया कि स्टेशन मास्टर के कांच वाले केबिन से बाहर निकल सकूं। तो ये थी आज की कहानी घोंसला। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी रेडियो के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।